हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मूवी की शुरुआत सैम से होती है। सैम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। वो डिटेक्टिव नाम के मैगजीन के लिए काम करता है। इनसाइड स्टोरी निकालने के लिए वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। इतना ही नहीं, वो विक्टिम के फैमिली मेंबर के साथ इमोशनली भी खेलता है। उसकी लड़की अवा उसकी मैगजीन कंपनी में इंटर्न का काम करती है। उसे अपने डैडी का ये स्वभाव पसंद नहीं। उबिन नाम का एक जर्नलिस्ट भी सैम के साथ काम करता है। ये उबिन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से खबरें निकालने में माहिर है। तो तभी उबिन को खबर मिलती है कि आज सुबह पुलिस को शहर के बाहर खेत में एक लड़की की लाश मिली है। तो वो उस क्राइम के डिटेल्स प्रोसिक्यूटर स्पैगिनी से जानने की कोशिश करता है। दोस्ती के नाते स्पैगिनी उसे विक्टिम के घर का एड्रेस देता है, मगर शर्त रखता है कि अगली बार वो इन्फॉर्मेशन के पैसे लेगा। अब सैम का ही दूसरा कलीग क्रिस हमारे सामने आता है, जो न्यूज मीडिया में काफी एक्सपीरियंस आदमी है। ये क्रिस न्यूज निकालने के लिए किसी के भी घर में चोरी छुपे घुस जाता है। वो सामने वाले को पटाने में माहिर है। तो उबिन उस मर्डर वाली लड़की के डिटेल्स निकालने का काम इस क्रिस पे सौंपता है। क्रिस ये काम दूसरी रिपोर्टर सैली पे सौंपता है। तो सैली काम का बहाना बना के ये काम सैम पे सौंपती है। सैम अवा के साथ उस बर्गर शॉप पहुंचता है जहां वो लड़की यानी जेसिका काम करती थी। दूसरी न्यूज रिपोर्टर से सैम को पता चलता है कि कल रात जेसिका पे एसिड डाल के उसे जला के मार दिया गया था। तो अब सैम अवा के साथ क्राइम सीन वाली जगह पहुंचता है। उस जगह को देख के अवा इमोशनल होती है। वो सोचती है क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से जेसिका को मार दिया, उसका क्या गुनाह था। सैम को उबिन से विक्टिम के यानी जेसिका के घर का एड्रेस मिल चुका है। तो वो पूरी स्टोरी हासिल करने के इरादे से उसके घर पहुंच जाता है। घर में जेसिका का फादर फेलिक्स होता है। सैम हर रोज की तरह उससे झूठ बोलता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। फेलिक्स पहले ही अपनी बेटी की मौत के गम में है। तो सैम उसका फायदा उठा के उसे और इमोशनल करता है। जेसिका 18 साल की थी। सैम फेलिक्स से झूठ बोलता है कि अवा जेसिका के साथ बर्गर शॉप में काम करती थी। अवा भी न चाहते हुए झूठ बोलती है कि उसे जेसिका की मौत से शॉक लगा है। फेलिक्स से पता चलता है जेसिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। कल रात वो जॉब से अपनी साइकिल पे बैठ के घर आ रही थी। खेत में सुनसान जगह किसी ने उस पे हमला किया। जेसिका उससे बचने के लिए खेत के अंदर भागी, मगर किलर ने उसे दबोच लिया और उसके शरीर पे एसिड डाल के उसे जला दिया। जेसिका हेल्प करके चिल्ला भी रही थी, मगर आसपास उसे बचाने वाला कोई नहीं था। किलर से बच के भागते वक्त जेसिका ने अपने डैडी फेलिक्स को कॉल किया था। फेलिक्स उस कॉल की रिकॉर्डिंग सैम को सुनाता है। रिकॉर्डिंग में किसी पिकअप ट्रक के इंजन की आवाज आ रही है। फेलिक्स बताता है कि जेसिका किलर को पहचानती थी। टेक्निकल एनालिसिस से पुलिस को यह पता चला था कि वो ट्रक फोर्ड कंपनी का V8 इंजन का था, जिसकी हॉर्स पावर 200 की होगी। उस किलर ने ट्रक में ही एसिड से भरे कैन रखे थे। मतलब वो जेसिका को मारने का प्लान पहले ही बना के आया था। उस किलर ने जेसिका पे कोई शारीरिक दुराचार नहीं किया। उसका मोटिव सिर्फ जेसिका को मारना यही था। सैम फेलिक्स को झूठ मूठ का प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बेटी के किलर को पकड़ के रहेगा। तो इस तरह इमोशनल और झूठी बातें करके सैम फेलिक्स से रिकॉर्डिंग की कॉपी और जेसिका का फोटो एल्बम भी हासिल करने में कामयाब होता है। अवा को सैम का किसी के दुख का इस तरह फायदा उठाना अच्छा नहीं लगता। वो सैम से कहती है यंग लड़कियां हमेशा किलर का टारगेट होती है। जवान लड़की की इस तरह मौत होना ये किसी भी बाप के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। सैम अवा से कहता है इतना इमोशनल मत बनो, हम पुलिस नहीं जर्नलिस्ट है। स्टोरी खत्म, केस खत्म। इसके बावजूद न जाने क्यों सैम जेसिका की केस के साथ इमोशनली जुड़ जाता है। अगले दिन वो इंटरनेट पे उसी तरह की केसेस छान मारता है जिसमें महिलाओं पे एसिड डाला गया। अवा उससे कहती है कि आजकल के लड़के गिदड़ की तरह बाहर लड़कियों को नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। वो औरतों को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। अवा सैम को 2 साल पुरानी एक केस के बारे में बताती है। पैट्रिशिया नाम की लड़की पे बिल्कुल जेसिका की तरह ही एसिड अटैक करके मारा गया था। इतना ही नहीं, उसे भी उसी खेत के आसपास मारा गया जहां जेसिका को मारा गया। और मजे की बात यह थी कि इस स्टोरी को मसाला लगा के उन्हीं के डिटेक्टिव मैगजीन में छापा गया था। वो स्टोरी सैली ने लिखी थी। सैली बताती है कि पैट्रिशिया के मर्डर में 45 साल के रिचर्ड नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया था। उसने मर्डर को कन्फेस भी किया था। तब उसे 20 साल की सजा हुई। वो सुन के आवा डिप्रेस होती है। वो जेसिका का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, शायद कोई क्लू मिले। अवा को यही बात सता रही है कि अगर किलर ने जेसिका पे दुराचार नहीं किया तो मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था। सैम कहता है दुनिया में साइकोस की कमी नहीं। वो अवा को समझाता है कि विक्टिम पे फोकस करो, ना कि किलर पे। किलर को ढूंढना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। सैम उबिन को रिचर्ड के बारे में पूछता है जिसने उस वक्त ये न्यूज कवर की थी। वो बताता है कि सजा के 2 महीने बाद
रिचर्ड ने जेल में सुसाइड की, मगर ये नहीं पता चल पाया कि उसने पैट्रिशिया को क्यों मारा। साइकेट्रिस्ट के हिसाब से उसकी दिमागी हालत भी ठीक थी। अब डिटेक्टिव मैगजीन की ओनर मॉली सब जर्नलिस्ट की मीटिंग लेती है। वो बताती है कि आजकल तो मैगजीन इंटरनेट पे ही पढ़ा जाता है, जिससे उनकी कंपनी को घाटा हो रहा है। मॉली को लगता है कि इस जेसिका केस में कोई दम नहीं। वो चाहती है कि बच्चियों पे अत्याचार, वेश्याओं से जुड़े क्राइम, इन पे स्टोरी बनाई जाए, जिसे लोग बड़े मजे से पढ़ते हैं। उनकी वेबसाइट पे ऐड भी मिलती है। सैम मॉली को कन्विंस करने लगता है कि उसे 1 हफ्ता दिया जाए, वो जेसिका पे अच्छी स्टोरी लेके आएगा, मगर मॉली तैयार नहीं होती। सैम को लगता है कि जेसिका और पैट्रिशिया के मर्डर के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह छुपी है। सैली बताती है कि जेसिका और पैट्रिशिया में कोई बात कॉमन नहीं थी। एक बर्गर शॉप में काम करती थी, तो दूसरी बैंक में। एक अपने डैडी के साथ रहती थी, तो दूसरी का खुद का फ्लैट था। दोनों पे दुराचार नहीं किया गया था। सैम का कहना होता है कि इन मर्डरों के पीछे एक नहीं, कई लोग हो सकते हैं। क्रिस बताता है कि आजकल महिलाओं के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। ऐसे ग्रुप तैयार हो रहे हैं जो सिर्फ औरतों को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है ये 2 हत्याएं ऐसी किसी एंटी वुमन ग्रुप का काम हो। सैम अपने कुलिक से कहता है वो इन दोनों केस पे चुपके से काम करना चाहता है, मगर इसमें उसे अपने कुलिक्स की हेल्प चाहिए। उबिन कहता है खुद तहकीकात करोगे तो खुद के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बिना किसी मदद के कैसे पकड़ोगे किलर को। मगर सैम ने अपना मन बना लिया है। वो क्रिस से कहता है कि वो अवा को अपने साथ रखे, क्योंकि अब उसका काम जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे हालात में वो अपनी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता। अगले दिन सैम रिचर्ड के घर जाता है, जिसने जेल में सुसाइड की थी। घर में उसका भाई लुइस होता है। लुइस बताता है कि उसका भाई रिचर्ड ट्रक ड्राइवर था। ना उसने कभी शादी की, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। दरअसल वह औरतों से नफरत करता था, मगर इसके लिए वो किसी लड़की का मर्डर करे, ये बात हजम नहीं होती। पैट्रिशिया के बैंक में उसका अकाउंट था, तो उसका वहां आना जाना था। सुबह वो ट्रक चलाता था और रात को बेसमेंट की रूम में बैठ के पता नहीं पुराने रेडियो पे क्या बातें करता था। लुइस सैम को बेसमेंट में लेके आता है, जहाँ पुराने जमाने के रेडियो सिग्नल रिसीवर रखे होते हैं। इंटरनेट के जमाने में ये कौन इस्तेमाल करता है? लुइस कहता है हाईवे से ट्रक चलाने वाले ड्राइवर आज भी इसी टेक्निक को कांटेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैम समझ नहीं पाता रिचर्ड इस रेडियो से किससे क्या बातें करता था। लुइस कहता है हर किसी के अलग शौक होते हैं। लुइस सैम को बताता है कि कैसे रेडियो के जरिए दूसरों की बातें सुनी जा सकती है, उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। सैम वही पढ़ी रेडियो सिग्नल के कोड वर्ड्स की बुक चुराता है। यहाँ अवा शाम को एक बार में ड्रिंक्स कर रही होती है कि तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो उसे ड्रिंक्स ऑफर करते हुए उससे पहचान बनाने की कोशिश करता है, जो अवा को अच्छा नहीं लगता। अवा बड़े नफरत भरे लफ्जों से उसका इंसल्ट करती है। क्रिस अवा से कहता है यही वजह होती है लड़कियों के मर्डर होने के पीछे की। तुम उसे प्यार से भी मना कर सकती थी, मगर तुमने अपना एक नया दुश्मन बना लिया। यहाँ सैम अपनी कार में भी एक रेडियो इंस्टॉल करता है और फ्रीक्वेंसी सेट करके आसपास के लोगों की बातें सुनने लगता है। सैम को लगता है कि रिचर्ड ने अपने जैसे ही लोगों की कम्युनिटी को इस रेडियो के जरिए ढूंढा होगा, जो अकेला रहना पसंद करते हैं और महिलाओं से नफरत करते हैं। तो यहाँ अवा क्रिस से कहती है कि मेरे डैडी जेसिका की स्टोरी के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसमें मसाला है। क्रिस कहता है ऐसा नहीं, वो उस जेसिका में तुमको देख रहा है। वो नहीं चाहता जो जेसिका के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ हो, इसलिए वो उस किलर का पर्दाफाश करना चाहता है। यहाँ मॉली को पता चलता है कि उसके मना करने के बावजूद सैम जेसिका केस के पीछे पड़ा है, तो वो सैम को धमकी देती है कि अगर उस स्टोरी में कुछ खास मिला नहीं तो वो उसे जॉब से निकाल देगी। तभी उबिन सैम को पैट्रिशिया मर्डर से जुड़े केस पेपर भेजता है, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर को काले पेन से मिटा दिया होता है। सैम उससे कहता है कि रिचर्ड की मौत के बाद अगर पैट्रिशिया केस को क्लोज किया गया था तो उस केस पेपर में कई चीजों को ब्लैक इंक से क्यों मिटा दिया गया। पुलिस कुछ तो छुपा रही है। तो अब उबिन चीफ प्रोसिक्यूटर स्पैगिनी से मिलता है। वो उससे पूछता है पुलिस क्या छुपा रही है। स्पैगिनी से पता चलता है इस तरह की पहले भी 4 केसेस हो चुकी है, जिसमें लड़कियों को एसिड से मारा गया, मगर पुलिस ने उन केसेस को दबा दिया। उबिन जिद करता है तो स्पैगिनी बताता है कि उन्हें शक है ये हत्याएं सीरियल किलिंग से जुड़ी है, मगर ये ऐसी सीरियल किलिंग है जिसमें सिर्फ रिचर्ड नहीं और भी कई लोग शामिल है, और इन हत्याओं का मोटिव पुरुष स्त्री जाति को लेके है। कुछ पुरुषों का ग्रुप ऐसी औरतों का मर्डर करते हैं जिन्हें औरत होने का अभिमान है, जो अपने आप को मर्दों से सुपीरियर मानती है। ऑफकोर्स ये लोग साइकोपाथ है और सड़क पे आवारा घूम रहे हैं, मगर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। स्पैगिनी उबिन को धमकाता है कि स्टोरी लिखने के नाम पे
तुम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को खराब मत करना, वरना मैं तुम्हें 3 साल के लिए जेल भेज दूंगा। डरा हुआ उबिन सैम से कहता है कि ये मर्डर वाला मैटर बड़ा पेचीदा है। आज तक हुए सभी हत्याओं का संबंध शार्लेवल नाम के गांव से है। रिचर्ड ने पैट्रिशिया के मर्डर की रात यही किसी से रेडियो के जरिए बात की थी। तो अब सैम मैप पे इस गांव का लोकेशन देखता है और उस गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो कार में लगाए रेडियो के जरिए आसपास कनेक्ट हुए लोगों की बातचीत सुनने लगता है और फ्रीक्वेंसी चैनल बदलते जाता है। मोबाइल पे की गई बातचीत से उस आदमी को ट्रेस किया जा सकता है, मगर रेडियो डिवाइस के जरिए की गई बातचीत से ये जानना पॉसिबल नहीं कि वो बात करने वाला आदमी कौन है। सैम उस गांव के आसपास घूमने लगता है। अलग अलग इलाके में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इन फ्रीक्वेंसी में पुलिस वालों की आपस की बातें भी सुनाई देती है, जो कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ अवा नाराज है कि उसके डैडी ने उसे इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा। उसे नाराज देख के क्रिस उसे सैम के साथ काम करने की परमिशन देता है। इमोशन में आके वो अवा को सैम का लोकेशन भी बताता है। यहाँ सैम शार्लेवल गांव पहुंचता है। वो इस उम्मीद पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुनने की कोशिश करता है कि शायद उस साइकोपैथ ग्रुप की बातचीत सुनने में आए। तो एक फ्रीक्वेंसी पे 2 लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। सैम ने रिचर्ड के घर से जो कोडिंग की बुक चुराई थी, उससे वो उनकी लैंग्वेज को डिकोड करके उनकी बातों का मतलब जानने की कोशिश करता है। एक आदमी दूसरे से कह रहा होता है कि वो पुलिस कार से बच के रहे। आज रात किसी मिशन पे निकलने का उनका इरादा है, जिसमें एक का नाम डैडी 33 होता है तो दूसरे का नाम नेमेसिस। इंतजार करते हुए सैम की आंख लग जाती है। वो सपने में देखता है कि एक पिकअप ट्रक उसकी बेटी अवा को किडनैप कर रहा है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब जैसे ही शाम होती है, सैम को अवा का कॉल आता है। वो सैम से कहती है कि वो चैम्बरी टाउन आ रही है, तो वो उसे 10 बजे स्टेशन से पिकअप करे। सैम उसे मना करता है, मगर अवा नहीं मानती। तभी सैम को पता चलता है कि कार का पेट्रोल खत्म हुआ है। वो कैसे वैसे गैस स्टेशन पहुंचता है और पेट्रोल भराने लगता है। तभी वहां पे फोर्ड कंपनी का पिकअप ट्रक आता है। सैम इंजन की आवाज से पहचान जाता है ये वही पिकअप ट्रक है जिसे जेसिका के मर्डर के वक्त इस्तेमाल किया गया था, जिसकी आवाज उसने फेलिक्स की कॉल रिकॉर्डिंग में सुनी थी। तो अब सैम सतर्क हो जाता है। उस ट्रक में से एक कैप पहना आदमी उतरता है। ट्रक के पीछे किसी चीज से भरे कैन रखे होते हैं। तो कार पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच करने के लिए एंटीना लगाया होता है। अब जैसे ही वो ट्रक वहां से निकलता है, सैम उसका पीछा करने लगता है। वो ट्रक टोल पास करके शार्लेवल गांव की तरफ निकलता है। तभी रेडियो पे डैडी 33 नाम का आदमी इस ट्रक वाले नेमेसिस से कहता है आज रात नेपोलियन बार में हम सब मिलके ड्रिंक्स करेंगे। तो पुलिस से बच के वो बार में पहुंचे। तभी एक जगह वो ट्रक रुक जाता है। रेडियो पे चल रही उनकी बातचीत से पता चलता है कि आज रात किसी लड़की को मारने का उन्होंने प्लान बनाया है। सैम अपनी कार की हेडलाइट ऑफ करके उस ट्रक का पीछा करने लगता है, मगर अंधेरे में अचानक वो ट्रक कहीं गायब हो जाता है। यहाँ आवा चैम्बरी स्टेशन पे सैम का इंतजार करने लगती है। दूसरी ओर सैम उस ट्रक को ढूंढते हुए एक खेत में पहुंच जाता है कि अचानक वो ट्रक उसकी कार को जोरों से टक्कर मारता है। सैम कैसे वैसे उससे बच के वहां से भागता है और स्टेशन जाके अवा को पिकअप करता है। इस वाकये से सैम पूरी तरह डर जाता है। वो अवा से कहता है कि ये साइकोपाथ लोग पुलिस से बचने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ट्रेस ना किया जाए। सैम अवा से कहता है वो साइको ग्रुप आज रात नेपोलियन बार में मिलने वाला है। उस ट्रक वाले का नाम नेमेसिस था। तो अब अवा बताती है कि नेमेसिस तो सोशल मीडिया पे जेसिका को फॉलो करता था, मगर फोटो में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो सैम समझ जाता है ये लोग 2 ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप सोशल मीडिया पे ऐसी लड़कियों को ढूंढता है जो अपने आप को मर्दों से सुपीरियर समझती है, फीमेल सुपीरियरिटी को प्रमोट करने वाली पोस्ट अपलोड करती है। तो दूसरा ग्रुप इन लड़कियों को एसिड डाल के बदसूरत बना के मार डालता है। रिचर्ड ने रेडियो के जरिए पैट्रिशिया के बारे में इस मर्डर करने वाले ग्रुप को बताया, तो उस ग्रुप ने पैट्रिशिया को खेत में मार डाला। जेसिका के बारे में भी इसी नेमेसिस ने उस ग्रुप को बताया होगा, तो उस ग्रुप ने जेसिका को मार दिया। अब सैम और अवा एक होटल में रुक जाते हैं। रात देर को वो खाना खाने किसी रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। जगह नहीं होती है तो वो पासी के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। सैम खाना ऑर्डर करने के लिए मेनू कार्ड खोलता है तो उसकी नजर मेनू कार्ड पे लिखे रेस्टोरेंट के नाम की ओर जाती है। रेस्टोरेंट का नाम होता है नेपोलियन बार एंड रेस्टोरेंट। उसे याद आता है रेडियो पे उन साइकोपैथ ग्रुप ने आज रात इसी नेपोलियन बार में मिलने का तय किया था। तभी उसकी नजर बाहर जाती है, जहाँ उसे वही ट्रक दिखाई देता है जिसमें से वो नेमेसिस नाम का आदमी नीचे उतरता है। वो वही पार्क की गई सैम की कार को घुर के देखने लगता है, जिस पे डैमेजेस के निशान हैं, वो निशान जो थोड़ी देर पहले उसके ट्रक के ठोकने से हुए थे। नेमेसिस समझ जाता है उसका पीछा करने वाला आदमी अंदर बार में है।
नेमेसिस को देख के सैम के पसीने छूटते हैं। अवा दोनों के लिए बर्गर ऑर्डर करती है। अब नेमेसिस अंदर आता है तो पता चलता है बार टेंडर पे उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। सैम ये बात अवा को बताता है। नेमेसिस ने सैम का चेहरा नहीं देखा था तो वो उसे चेहरे से नहीं पहचानता। अब नेमेसिस और उसके ग्रुप मेंबर बाहर जाके सैम की कार के पास खड़े होके उसका इंतजार करने लगते हैं। सैम और अवा को समझ में नहीं आता अब क्या करे। एक एक करके रेस्टोरेंट में बैठे सभी अपना खाना खत्म करके जाने लगते हैं। तो अब अवा पुलिस को कॉल करके बुलाती है, मगर पुलिस को आने के लिए आधा घंटा लगेगा। दोनों के बर्गर आते हैं, मगर ऐसे हालत में भला कैसे बर्गर खाया जाएगा। अवा पास ही टेबल पे बैठी फैमिली से लिफ्ट मांगती है, मगर वो फैमिली मना करती है। अब जैसे ही 12:30 बजते हैं, बार टेंडर रेस्टोरेंट बंद करने की अनाउंसमेंट करता है। तो कोई रास्ता ना देखकर सैम और अवा को रेस्टोरेंट के बाहर निकलना पड़ता है। बाहर ये लोग उन्हीं की राह देख रहे हैं, मगर तभी पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां आती है, जिसे अवा ने कॉल करके बुलाया था। अब पुलिस के आते ही ये दोनों बेखौफ अपनी कार में बैठ के वहां से निकलते हैं। ये साइको उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करते, मगर जैसे ही वो रोड पे आते हैं उन्हें रेडियो से पता चलता है अब वो सभी साइको उनके पीछे पड़े हैं। तभी सैम की कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है। वो कार को पेट्रोल पंप पे ले जाके जल्दी में पेट्रोल भराता है। दोनों वहां से निकलते हैं तो नेमेसिस का ट्रक उनका पीछा करने लगता है, जिसमें उस ग्रुप के मेंबर बैठे हैं। उन्होंने इन दोनों को एसिड से जलाने का फैसला किया है। तो अब सैम रेडियो का सहारा लेके हाईवे पे उसके आसपास से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर को मैसेज भेजता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और कुछ साइको लोग उसे और उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ नेमेसिस अपनी ट्रक से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। सैम उन ट्रक ड्राइवरों को नेमेसिस के ट्रक का नंबर भी देता है। वो ट्रक ड्राइवर पुलिस को इत्तला करते हैं। नेमेसिस सैम की कार को रोकने वाला होता ही है कि तभी पुलिस वहां आती है और उस सैडिस्टिक ग्रुप को अरेस्ट करती है। पुलिस नेमेसिस के घर की तलाशी लेती है तो घर के बेसमेंट में बनी रूम में बहुत सारे एसिड के ड्रम और उन एंटी वुमन ग्रुप का पूरा काला चिट्टा मिलता है। वहां बनाए रेडियो के जरिए ग्रुप के लोग अपने मेंबर के कांटेक्ट में रहते थे। ये ग्रुप नहीं बल्कि समाज में फैली नई बीमारी थी जो उन महिलाओं को खत्म करते थे जो मर्दों से बराबरी करती थी। न जाने ऐसी कितनी औरतों को मारा गया था। ये लोग किसी टेररिस्ट से कम नहीं थे। अब सैम फेलिक्स को जेसिका का एल्बम वापस करता है। उसने फेलिक्स से किया हुआ अपना वादा निभाया था, जेसिका के खूनियों को पकड़वाया था। डिटेक्टिव मैगजीन के अगले इशू में इसी एंटी वुमन मैस्कुलिन ग्रुप की स्टोरी छपती है कि कैसे उस ग्रुप को एक जर्नलिस्ट ने खत्म किया। और ये स्टोरी लिखी होती है अवा ने। सैम अवा से कहता है, तुम पे कभी भी कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले अपने डैडी को याद करना। अवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।